हेलो दोस्तों, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं पिछले 2 वीडियोस से। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भारत में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जब संविधान लागू किया गया था उस समय 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट में डिवाइडेड था। मतलब कि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 पार्ट भाग में डिवाइडेड था। लेकिन वर्तमान में ये टोटल अब 12 हो चुके हैं। तो देखेंगे किस तरीके से 8 से 12 हुए हैं, क्या जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, उनके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जिस क्रम में मैं जिस तरीके से बनाया हूँ ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म है। इसको आपको याद रखने में बहुत मदद मिलेगी। की वर्ड्स को हम लोग ध्यान रखेंगे, हर शेड्यूल में की वर्ड को पकड़ेंगे जिससे कि आपको याद करने में ईजी हो। मैं जैसे एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं ऐड कर रहा हूँ। शेड्यूल सिर्फ इतना नहीं, और भी बहुत चीज़ें इसमें हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से बस यहाँ नोट किया हूँ जिससे कि कीवर्ड को याद रखा जाए और एग्ज़ाम के समय तुरंत इसको इम्प्लीमेंट के टिक मारा जा सके ऑप्शन देखने के बाद। ठीक है, तो पहला अनुसूची है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में और राज्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, दूसरा अनुसूची है परिलब्धियां पर भत्ते विशेषाधिकार, इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन परिलब्धियों में सबसे पहले आता है राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे यहाँ पे, उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, ये याद रखना है आप लोगों को। ये उपराष्ट्रपति नहीं है, ये राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए है। हालांकि दोनों पद वही होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का अध्यक्ष माना जाता है, लेकिन ये विशेष रूप से इसका मेंशन है, उपराष्ट्रपति का मेंशन नहीं है। ठीक है, फिर राज्य विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। मोटा मोटी पे देखें तो लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और मतलब कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसी तरह स्टेट के लेवल पे जाएंगे तो विधानसभा हैं और विधान परिषद, जहाँ जिन जिन राज्यों में विधान परिषद हैं उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इसमें रखा गया है। इनके बारे में भत्ते आदि देने के बारे में विचार, मतलब कि कैसे दिए जाएंगे, इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में। ठीक है, और CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इसलिए हैं, ये इसलिए सब दिए गए हैं कि ये इनका इंडिविजुअल एंटिटी के रूप में स्वतंत्र रख सकें और किसी प्रकार का इन पे दबाव ना हो, इसलिए इस तरह के अलग से दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब तीसरी अनुसूची में, पहले अनुसूची में क्या है, यूनियन टेरिटरी और उसके राज्यों स्टेट्स के बारे में पूरा क्षेत्र क्या है ये दिया हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई राज्य निर्माण होता है या कोई यूटी बनती है तो शेड्यूल 1 में उसको मेंशन करना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा। तो इसी तरह हर चीज़ों में जैसे कि हम कुछ देखेंगे चेंजेस करने को, तो शेड्यूल में भी वो सारे चेंजेस ज़रूर लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज़ें क्या है, तीसरे अनुसूची में क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान। ये जो हैं संघ के मंत्री या जो भी, उनके शपथ लेने के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें किसका शपथ के बारे में है, संघ के मंत्री, मतलब यूनियन के जो स्टेट के मंत्री होंगे यूनियन के, संसद निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, जो संसद में निर्वाचित होने के लिए अभ्यर्थी होंगे, संसद के सदस्य, राज्य मंत्री। ये हो गया यूनियन के बारे में टोटल। अब स्टेट लेवल पे ये हैं, देखेंगे राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी जो एलिजिबल हैं कि वो निर्वाचित हो सकते हैं, उनके लिए है।
फिर दूसरा है राज्य विधान मंडल के सदस्य, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सीएजी, ठीक है। इन लोगों के शपथ के बारे में और प्रतिज्ञान के बारे में ये यहाँ पे है। अब कई लोगों को कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ भी हैं, तो नहीं है। इनको ध्यान रखना है कि इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में कोई ऐसा भी मेंशन नहीं है। ये राष्ट्रपति का शपथ जहाँ आता है वो उसी के आर्टिकल में दिया हुआ है, अलग से इसमें अनुसूची में नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं, पहला क्या है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट टेरिटरी के बारे में। फिर उसके बाद उनको सैलरी देने के बारे में, मतलब कि मैं सैलरी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद रहे, इसके लिए सैलरी देने के बारे में, उसके बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद उनको शपथ देने के बारे में बात किया गया है, शपथ के बारे में बात है, ठीक है। फिर उसके बाद राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा की जो सीटें हैं वो जैसे आपको पता ही है कि जनसंख्या के आधार पर होती हैं, तो अगर सीटों का आवंटन में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको अनुसूची 4 में भी एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है एसटीज मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन नियंत्रण के हेतु उपबंध किए गए हैं शेड्यूल 5 में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ये ध्यान रखिएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है ये, ठीक है। फिर आर्टिकल 6 आर्टिकल नहीं, अनुसूची 6। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ये पूरे एसटीज़ के प्रशासन नियंत्रण के बारे में बात है। इसमें स्पेशली ये 4 राज्यों की बात की गई है। अब इन राज्यों को कैसे आप याद रखेंगे, इन कौन से राज्यों की बात ऐसे, अब तो ये यहाँ देख रहे हैं आपको लगेगा कि याद हो गया, लेकिन एग्ज़ाम में भूल जाता है बार बार। तो इसके लिए मैंने चंद्र का तरीका बनाया हुआ है। चंद्र मतलब जब आप भारत के नक्शे पे देखेंगे ऐसे, कुछ मैं एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन आप समझ जाएंगे, ऐसे ये है क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट का। तो इसमें चंद्र कहने का मतलब क्या है, आसाम यहाँ पे है जैसे आपको पता है, यहाँ है मेघालय, यहाँ है त्रिपुरा और यहाँ है मिज़ोरम। तो हाफ चंद्रमा की तरह ये बनता है। तो इससे आप याद रख पाएंगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम ये 4 राज्य हैं, ठीक है। असम, उसके नीचे आता है मेघालय, यहाँ बांग्लादेश के बगल में ऐसे निकला हुआ है त्रिपुरा, और सबसे इधर नीचे मिज़ोरम। ये 4 राज्य मिलके हाफ चंद्रमा टाइप का बनाते हैं। इससे इसीलिए मैंने यहाँ बना के रखा है, मुझे याद करने में आराम रहता है। मैं इसको हमेशा इसी तरह याद करता हूँ कि राज्य कौन 4 हैं, ठीक है। फिर 7वीं अनुसूची, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अनुसूची में क्या है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का पूरा अलग से डिटेल दिया हुआ है कि संघ सूची में कौन से सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में कौन सब्जेक्ट हैं और समवर्ती सूची में कौन से सब्जेक्ट को रखा गया है। इसके बारे में स्पेशली मैं ये सूचियों के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट, सारे सब्जेक्ट तो नहीं जिससे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सारे बस उतने ही सब्जेक्ट, आप उसको बस देख लेंगे, उतने को ही आप 2-4 बार पढ़ लेंगे, उतने में से ही आता है घुमा फिरा के, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं आते हैं। तो उन सब्जेक्ट के बारे में भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आप अभी याद रखिए 7वीं अनुसूची जो है वो सब्जेक्ट के बारे में है कि संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची में कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए मूल रूप से जब ये सूची बनी हुई थी उसमें 97 संघ सूची में, 66 राज्य सूची में और 47 समवर्ती सूची में रखे गए थे सब्जेक्ट, लेकिन वर्तमान में 100, 61 और 52 हो चुके हैं। ये हो सकता है इधर बीच कुछ बढ़े भी हों, तो अभी ये करीब 6-7 महीनों से अपडेटेड नहीं है। तो इतने सब्जेक्ट हैं, ठीक है।
राजभाषा 8वें में है। मूल देखिए आपको ये ज़्यादा याद रखना, इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, मूल वाला याद रख। वैसे ये अभी कहीं पूछा नहीं, लेकिन हो सकता है पूछे, तो इसलिए एक्स्ट्रा मैंने लिख के रखा हुआ है कि मूल में कितने थे। जैसे कि संविधान का भी पूछता है कि आर्टिकल कितने थे, भाग कितने थे मूल रूप से, और अनुसूचियाँ कितनी थी, उसी तरह इसको मैंने मूल रूप में लिख के रखा हुआ है। राजभाषा 8वें अनुसूची में है, ठीक है। मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। इसमें 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में जो लागू हुआ था वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं ऐड की गई थी। टोटल इस समय कितने हैं? 22 हो गए हैं, मूल रूप में 14 थे। ये जरूर पूछता रहता है कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये है 9वां अनुसूची, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, मतलब कुछ एक्ट जो हैं उनको विधि मान्य कर दिया गया। उनको पे कोई रोक, जैसे कोई चीज़ रोक रही हो या कुछ तरीक़ों से वो इनलीगल साबित की जा सकती हैं, उन पे रोक लगा दी गई। ये विशेष रूप से किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था जमींदारी व्यवस्था, उसके रूप में जमींदारी व्यवस्था हटाने के लिए, तो उस समय ये किया पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको लाया गया था 9वीं अनुसूची। इसीलिए कि मूल रूप से कितने थे? 8 शेड्यूल थे, और पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया उसके बाद 9वां अनुसूची ऐड किया गया था। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि मूल रूप से 8 था, जब फर्स्ट हुआ था उसी के बाद 9वां आ गया था, ठीक है दोस्तों। फिर अगला चलते हैं। दल बदल कानून के लिए ये चीज़ है, दल बदल के आधार पर निर्भरता, मतलब कोई एलिजिबल है या नहीं है दल बदल कानून में, उनका एलिजिबिलिटी बचती है कि नहीं, इसके बारे में बात की गई है। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा ऐड किया गया था 10वां। फिर ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 11वां, ये 73वें, कि सबको पता है पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के थ्रू, और नगर पालिकाएँ भी लाई गई थी 74 कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 के समय ही। तो 73वें 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वां भाग अनुसूची और 12वीं अनुसूची पंचायत और नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि पंचायत में 29 सब्जेक्ट्स हैं और नगर पालिकाओं में 18 सब्जेक्ट हैं। इसको बहुत ध्यान से रखिए, ये हमेशा पूछता रहता है कि पंचायतों में कितनी, या फिर ऐसे पूछता है कि शेड्यूल 11 में कितने सब्जेक्ट्स को रखा गया है, तो 29 सब्जेक्ट को रखा गया है। नगर पालिकाओं में 18 सब्जेक्ट को रखा गया है। तो इस तरह ये सारे 12 अनुसूचियाँ क्लियर हो जाती हैं। अब इसको फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे, आप इसको फिर से एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आपके हर साल एक आध क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको। होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो, तो अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भी वीडियो में आगे लाता रहूँगा जैसे आप लोगों की डिमांड रहेगी उस हिसाब से। मैं सोच रहा हूँ कि आगे कुछ करंट अफेयर्स से जुड़े हुए भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, कुछ करंट अफेयर्स डेली टाइप के नहीं, बस जैसे कि कुछ जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पे क्वेश्चन आने की संभावना एक आध दो रहती है, उस टॉपिक्स को बस मैं कवर करूँ। अभी फ़िलहाल तो बहुत डिटेल नहीं कर पाऊँगा, कुछ टॉपिक्स को मैं ले के बीच बीच में आता रहूँगा। जैसा आप लोग बताइएगा इसमें क्या संशोधन किया सकता है, क्या गड़बड़ी हो रही, ज़रूर बताइएगा, वैसा आगे वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा।